हेलो बच्चों, कैसे हो? लगता है सब ठीक हो। पढ़ाई अच्छे से चल रही है लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम जैसे कि हमने लास्ट पिछली क्लास में भी हमने किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर। आज फिर हम इसी चैप्टर के लाइट के चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। पर इससे पहले बच्चों, मैं हालांकि कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ साइन कन्वेंशन के बारे में, क्योंकि बच्चों साइन कन्वेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स ठीक नहीं होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन आपको एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। तो साइन कन्वेंशन देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन मिरर हो या लेंस हो, स्फेरिकल मिरर, दो तरह के स्फेरिकल मिरर हमने किए हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली हमने दो तरह के लेंस किए हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सबके लिए जो कॉमन साइन कन्वेंशन है वो तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर जो थोड़ा बहुत फर्क है वो बाद में आगे देखते हैं। तो बच्चों मान लिया ये हमारा कोई लेंस है, मतलब ये इट कैन बी ये क्या हमारा, इट कैन बी ए स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है, मतलब शेप होगी उसकी कुछ, मैं मान रहा हूं बस यहाँ पे ये हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है या स्फेरिकल लेंस है, कुछ है। जैसी शेप है आप बना सकते हो, जैसा मिरर लेंस है वैसी आप शेप बना सकते हो। तो इट इज स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस, आप कुछ भी मान लो। तो बच्चों इस मिरर के इधर वाली साइड क्या होगी, ये लेफ्ट होगी, है ना, और इसके राइट, जिधर आपका राइट हैंड साइड है ये राइट साइड होगी, ये राइट साइड है ना। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ग्राफ में हम फॉलो करते हैं एक्स वाई एक्सिस को, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, सेम ऐसे ही मिरर्स में या लेंस में हम फॉलो करते हैं। तो बच्चों, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये वाली साइड इधर डिस्टेंस हम कहां से देखते हैं, डिस्टेंस हम यहां से देखते हैं। ये क्या होगा, पी, मिरर के केस में पोल होता है, और नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर ओ, मतलब नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर ओ होता है, जो कि ओ ऑप्टिकल सेंटर है ना। ये कोई एक पॉइंट हो सकता है, सेंटर में होता है, हमें मालूम है। तो ये जो है ये कोई एक पॉइंट है, पोल या ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या ऑब्जेक्ट हम क्या मान के चलते हैं, अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड हो, नहीं तो अगर कुछ नहीं लिखा आपके क्वेश्चन में तो हम ये मतलब ऑब्जेक्ट किधर है, तो हम ये मानेंगे ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, तो इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपको पता है इधर क्या होता है, ये साइड सब नेगेटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। इस लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू, और राइट साइड में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना। मैं आपको थोड़ा दूसरे अभी न्यूमेरिकल्स करने के स्टाइल से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बाकी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा साइन कन्वेंशन के बारे में,
तो जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ वैसे आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, ये हमेशा ये कन्वेंशन है। और दूसरा सो या हेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी, क्या होगा, विल बी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना। इमेज जहां बनेगी राइट में बनेगी लेफ्ट में बनेगी वो उस हिसाब से होगा। इमेज राइट में बन सकती है लेफ्ट में बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो तो इमेज तो जिधर बनेगी वो लिखा होगा, इमेज राइट में बन रही है लेफ्ट में बन रही है, वो क्वेश्चन में होगा तो या पूछेगा या बताए लिखा होगा इमेज कहाँ बन रही है। पर ये इंपॉर्टेंट है क्या कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो इमेज के बारे में तो नहीं, इमेज के बारे में तो मेंशन होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में कभी कभी नहीं लिखा होता। अच्छा, और अगर नहीं लिखा तो ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होगा, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे सीधा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड इरेक्ट। और अगर ऐसे नीचे है दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड, ठीक है। ये इन्वर्ट उल्टी पोजीशन है, ये सीधी पोजीशन है। तो ओके, फिर और क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा is always with negative sign, और focal length of convex lens is always with positive sign। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जब लेफ्ट में है तो मिरर भी जो हम बनाएंगे मिरर का भी क्या आएगा, कॉनकेव के केस में कॉनकेव लेंस हो तो सिमिलरली कॉनकेव मिरर focal length of concave mirror focal length of concave mirror with negative sign और convex mirror with positive sign। तो मोर और लेस ऐसे ही आप, अनलेस अनटिल कुछ स्पेसिफाइड हो, नहीं तो ऐसे ही होगा। तो लेंस का तो ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कब, ये दोनों कंडीशन कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट is on left side of the mirror, of the spherical mirror। अगर वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो भाई इसमें एक ये कंडीशन, लेंस में ये कंडीशन नहीं बनती, मिरर में बन जाती है। ओके, तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके बच्चों, which of the following can take a parallel beam of light when light from a source incident on it, मतलब जब सोर्स ऑफ लाइट कोई एक पॉइंट सोर्स है उससे इंसिडेंट होती है तो पैरेलल बीम कब बनेगी, कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस दोनों पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएंगे जब क्या होगा,
लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट, या कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा एज वेल एज कॉनकेव लेंस, या टू प्लेन मिरर्स बनाएंगे, या कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस बनाएगा। तो आपका क्या आंसर होगा बच्चों? आप वो रे डायग्राम देख सकते हो, रे डायग्राम से भी समझ सकते हो कि पॉइंट सोर्स पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो पैरेलल बीम कब बनती है। तो आपका क्या आंसर रहेगा? तो आपका आंसर रहेगा बच्चों कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये ए आंसर रहेगा। अब इसका रीजन क्या है? इंपॉर्टेंट है रीजन, आंसर तो मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है रीजन समझने का। तो रीजन क्या है? ये पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स इज हमेशा नहीं बनाएगा। पैरेलल बीम कब बनेगी? व्हेन पॉइंट सोर्स is placed point source is placed at focus, फोकस पर, एट फोकस पॉइंट लिख दो, फोकस लिख दो, ठीक है। फोकस पे पॉइंट पे जब रखेंगे तभी बनेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके ओके, रे डायग्राम बाकी समझ लेना देख के। एक 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन है, AWL ऑल पिन, ऑल पिन होता है आप यूज करते हो, उसको प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, किसी कॉनकेव मिरर के सामने रख दिया, और 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म, उसके कारण कोई इमेज बनी एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज, अब फोकल लेंथ इस मिरर की वो पूछ रहा है। अब देखो इसमें ये नहीं बताया उसने कि ऑल पेन जस्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर लिखा है, ये नहीं लिखा कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में या राइट में, ऐसा नहीं लिखा, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में है। तो इसका अगर रे डायग्राम बनाए बच्चों, तो रे डायग्राम देखो, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है 10 mm, 10 mm इसकी हाइट है। इस प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो वर्टिकली ऐसे दिखा है, तो वो ऐसे सीधी वाली इन्वर्टेड पोजीशन नहीं है, इरेक्ट है। ओके, इसके सामने कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर आप बना सकते हो, ये शेप होती है कॉनकेव मिरर की, है ना। इसकी ये वाली साइड पॉलिश करते हैं। ओके, अब इमेज का बनती है इन फ्रंट, अच्छा अब 5 mm लॉन्ग इमेज बन रही है ऑफ द ऑल पिन इन फ्रंट ऑफ इज फॉर्म एट मिरर के फ्रंट में, मिरर की बैक में नहीं, मतलब ये साइड क्या होती है मिरर की, ये वाली साइड होती है फ्रंट, और जिधर पॉलिश की होती है ये वाली साइड होती है बैक साइड। तो इमेज का बन रही है फ्रंट साइड पे, इधर बन रही है, कहाँ बन रही है? 30 सेंटीमीटर पर, हमें नहीं पता 30 सेंटीमीटर कहाँ है, पर 30 सेंटीमीटर कहीं बन रही है, तो मान लेते हैं कि यहाँ बन रही है, ठीक है। तो इमेज यहाँ बन रही है, अब वो इन्वर्टेड है सीधी है वो भी हमें नहीं पता, यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश है या जो भी है, इसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर ए बी से पहले भी हो सकती है, हमें नहीं पता, हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच को क्या लिखते हैं, तो हम यही लिखेंगे ताकि हमें यहाँ पे इजी रहे। तो हम एच को क्या लिखेंगे, 10 mm, 10 mm का मतलब हो गया 10 mm मीन्स कितने, ओके सेंटीमीटर, देखो बाकी चीजें क्यों दी है, ये सेंटीमीटर भी दिया है, आंसर भी सेंटीमीटर में मांग रहा है, तो हम mm को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 10/10 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। ओके
और हाइट ऑफ इमेज क्या दी हुई है, इमेज की हाइट 5 mm। 5 mm मीन्स 5/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज h डैश से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट h से लिखते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और इमेज कहाँ बन रही है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो v क्या है, v इज इक्वल टू 30। अब ये क्या साइन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब लेफ्ट मतलब किधर बन रही है मिरर की, ये फ्रंट साइड। फ्रंट साइड मीन्स इसको हम लेफ्ट, ये लेफ्ट भी है, लेफ्ट साइड भी है ना, तो इधर बन रही है, तो साइन क्या होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो हम क्या यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बच्चों यहाँ पे एक पेज है, आपको v तो दिया हुआ है, पर आपको ना f दिया है ना u दिया है। आपको f तो निकालना ही है फोकल लेंथ, पर आपको u नहीं दिया, कितनी दूरी पे नहीं मालूम है, u दिया भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अब हमको ये दिया हुआ उसने, दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट और v, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे u के लिए। v तो हमें मालूम है, u नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ करते हैं, देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, u इज इक्वल टू माइनस v इंटू h अपॉन h डैश हुआ। अब ये माइनस साइन तो ठीक है, v जो है कितना है, -30 है ना, इंटू h अपॉन h डैश। h कितना है, h है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर। h डैश 0.5 सेंटीमीटर है ना, ये 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या आ गया, अब ये तो ये नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट सीधा है उल्टा है ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो ये -30 है, इन फ्रंट है, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस, तो ये हो गया 30 अपॉन 0.5, तो ये हो गया इंटू ये डेसिमल हटेगा तो 10 हो गया, 5 2 10, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपका ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे, इमेज तो 30 पे बनी थी, ऑब्जेक्ट यहाँ जो पड़ा है ये कितनी दूरी पे है, ये है 60 सेंटीमीटर, इमेज बन रही थी 30 पे। अब तो आ गया, तो अब क्या है, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -60, माइनस होगा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो गया फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू -1/30 फिर -1/60। माइनस साइन इसलिए क्योंकि दोनों -30 -60 है, तो इसका एलसीएम हो गया 60, ये हो गया -2 -1, तो ये हो गया -3/60। तो फोकल लेंथ क्या आ गई, -60/3 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आ गई, माइनस में आई, माइनस में मीन्स कॉनकेव मिरर की माइनस में ही होगी। तो आंसर क्या हो गया आपका सेकंड में, ये बी, -20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना है मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला, क्योंकि यू नहीं दिया हुआ था, सिर्फ वी दिया हुआ था और एफ निकालना था। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द, अब एक कॉनकेव मिरर है, किस कंडीशन में वो इमेज क्या बनाएगा, लार्जर देन दी एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज कब बनाएगा। तो बच्चों ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर के, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, कॉनकेव मिरर के आपको जो रे डायग्राम है वो दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, और जब आप वो रे डायग्राम दिमाग में बैठाओगे तो आप देखोगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखते हैं तो इमेज बड़ी बनती है
और कैसी बनती है, एनलार्ज भी बनती है। तो आंसर इज सी, ये वाला आंसर है। कहो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बच्चों एक बार दोबारा से। तो हम जो है क्या करते हैं, रे डायग्राम देख लेते हैं लाइट के। तो कॉनकेव मिरर था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखो, तो इसमें कौन सी है आपकी लार्जर इमेज, कब बन रही है? इमेज बड़ी बनती है डी वाले फिगर में। देखो लार्जर इमेज बनी ना, इन्वर्टेड एंड लार्जर। इन्वर्टेड भी है ए डैश बी डैश, और लार्जर भी है, ये डी वाले एग्जांपल, बाकी में नहीं है। तो लार्जर इमेज कब बनती है? व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, बाकी में नहीं बनती है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो आपका आंसर हमने जो लिखा था सी आंसर है, तो वो ठीक है। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अब रिफ्रैक्शन पर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिगर 10.1 में वो कुछ रे डायग्राम है, रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी। द रे ऑफ लाइट ट्रेवल करी मीडियम ए। देखो इसमें क्या, जनरली हम क्या ऊपर से जो रे आ रही होती है उसको हम इंसिडेंट मानते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं, पर यहाँ वो कह रहे हैं नहीं, ये जो है ये एरो दिया हुआ ना, ये देखो ये नीचे एरो कैसा है, ये एरो है, दिस इज इंसिडेंट, ये एरो ऐसे दिया हुआ ना, है ना, तो दिस इज, ये क्या है, दिस इज इंसिडेंट है। ये मीडियम ए में ट्रेवल कर रही है, ये मीडियम ए और बी की ये लाइन क्या है, ये इंटरफेस है। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, इंटरफेस ऑफ मीडियम ए एंड बी। और ये जो है ये कौन सी है, दिस इज कॉल्ड, ये कौन सी रे है, ये बाहर आ रही है, देखो ये एरो ऐसे इधर से ऊपर जा रही है एरो, देखो, तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। मैं सब बता चुका हूँ आपको। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल को क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है बच्चों, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या हुआ, देखो इसने 30 भी दिया हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना। एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट एंगल होता है, एंगल आई क्या होगा, एंगल आई होगा, एंगल आई इंसिडेंट एंगल इज 60 डिग्री, और एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा 45 डिग्री, है ना ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू मीडियम ए। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई जो है मीडियम ए में होगा, बी में साइन आर होगा, तो साइन आई कितना हो गया, साइन ऑफ, या मैंने आई लिखा है 60 डिग्री, और साइन आर कितना है, साइन ऑफ 45 है। साइन 60 और 45 आपको मालूम होगा क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2। तो क्या आ गया, √3 इंटू √2 अपॉन 2, ये दोनों कटेंगे तो क्या बचेगा √2। तो आंसर हो गया √3/√2। तो आपका आंसर क्या हो गया ए, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर वो पूछता रिफ्रैक्टिव, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी उल्टा होता, तो आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पहले ए आया मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये होगा 1/μ_b, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी विद रिस्पेक्ट टू, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ, जस्ट रिपीट, ताकि आपको दोबारा करने से याद रहे।
ओके बच्चों, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया फोर्थ। अब हम आराम आराम से करेंगे, जल्दी नहीं है, जो समझ में आ जाए वही अच्छा। ये फिफ्थ, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम, अब ये लाइट रे फिर यहाँ मीडियम है, तो ये इंसिडेंट रे है। देखो एरो ऐसे है, ये इंसिडेंट है। अब तो होप करता हूँ समझ आ रही होगी। और ये बाहर निकल रही है, रिफ्लेक्टेड रे, एरो दिख रहा है, एरो है ना। तो एरो से मैंने बताया हुआ एरो का क्या मीनिंग है। ओके, द रिफ्लेक्टिव रिलेटिव ए विल बी, अब वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। अब अच्छा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, है ना। इसमें ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। इंसिडेंट रे क्या होगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये हमारा आई है। कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसे फिगर दी है। और ये बिटवीन रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल, ये एंगल आर है, ठीक है ना। ये हमारा एंगल आई है, ये एंगल आर है। अब बताओ, इससे देखने से क्या लगता है, एंगल आई बड़ा है या एंगल आर बड़ा है? एंगल आई और एंगल आर में क्या ज्यादा है? एंगल आई बड़ा लग रहा है, एंगल आई ग्रेटर देन। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब यही पूछ रहे हैं, मीडियम बी विद रिलेटिव टू ए, रिफ्रैक्टिव बी विद रिस्पेक्ट इक्वल्स टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब आई इज ग्रेट सिंस angle I is greater than angle R, so sin of I भी sin of R से ज्यादा होगा। टेबल में देख लो, साइन की टेबल में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 90 डिग्री तक, वो भी बढ़ता है। ओके, सो क्या होगा? साइन आई बड़ा है, हेंस वो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, हेंस म्यू बी ए विद रिस्पेक्ट टू बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज ग्रेटर देन 1। सो फिफ्थ का आपका आंसर आ गया ग्रेटर देन यूनिटी। अब बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट। देखो बीम ऑफ लाइट, ये अब ये इंसिडेंट, ये ऐसे जा रही है। अब इंसिडेंट रे क्या है? ये इंसिडेंट रे है, ये एरो ऐसे है, ऐसे एरो है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये बाहर निकल रही है, इमरजेंट रे। इसको हम यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हम बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे ये इमर्ज हो रही है, पूरे इसमें से बाहर आ रही है। जो भी है, ये ग्लास है, क्या बना है, तो ये क्या है, यहाँ पे इनको हम कहेंगे इमर्जेंट रे। ओके, इमर्जेज आउट, देखा, ऑफ द बॉक्स थ्रू होल सी, ए बी में सेंटर की, सी डी से बाहर आई। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड इनसाइड द, अब बॉक्स के अंदर क्या है, वो कह रहा है बॉक्स के अंदर क्या है जिसके कारण जो ए बी, ए से एंटर की थी और ये लाइट क्या हुआ, यहां से निकल गई, और ये वाली लाइट यहां से निकल गई, बी वाली डी से निकल गई, ए वाली सी से निकल गई। तो अंदर क्या है, कुछ तो होगा। अब आप देखो, आपके ग्लास स्लैब में क्या होता था, ग्लास स्लैब का, अगर अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्लास स्लैब में क्या होता था। ग्लास स्लैब में आप इंसिडेंट और इमरजेंट रे आप याद करोगे तो आपको याद आएगा, ग्लास स्लैब में कुछ ऐसी पिक्चर होती थी। देखो, ये इंसिडेंट रे आई ऊपर से, ईओ ये एंटर की और ये मर्ज कर गई, है ना। तो एक्चुअली तो उसको ये डैश 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 आना चाहिए था, पर शिफ्ट होके बाहर निकल रही है ना। डैश ई ऊपर से जो इंसिडेंट रे आ रही है ओ पॉइंट तक, ओ के बाद क्या है, इसको डैश 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 सीधा आती, पर वो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ आई, फिर ओ डैश पे फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ऐसे। पर फाइनली जो ईओ रे थी इंसिडेंट रे, और जो इमरजेंट रे है ओ एच, ओ डैश एच, ये दोनों पैरेलल हैं, पर शिफ्ट हो गई, डैश डैश से इधर शिफ्ट हो गई ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है, हमारे वाले
डायग्राम में भी शिफ्ट हो रही है। तो इसका मतलब बीच में क्या है, बीच में एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। 6th का ए शिफ्ट हो गई और कुछ नहीं हुआ, इंसिडेंट रे यहाँ से इमर्ज रे थोड़ी शिफ्ट हो गई है, तो अंदर एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो अब ये 7th क्वेश्चन, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू, अब बीम ऑफ लाइट ये इंसिडेंट हो रही है, देखो ये बहुत सारी, 1 से लेकर 10 तक सब रहे, और ये इमर्ज हो रही है। तो वो कह रहा है थ्रू दी होल्स ऑन साइड ए, साइड ए के हो बहुत सारे होल्स हैं ए साइड में, इधर और इधर से सब आई और इधर बाहर निकल गई, है ना। एंड इमर्जेज आउट ऑफ द होल्स ऑन अदर साइड, यहाँ एक ही होल से, यहाँ एक होल है उससे सब बाहर जा रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, वो कह रहा है अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा जो ये ऐसा हो रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों, पहले तो सारी रेस क्या हो रही है इसके अंदर, यहाँ पर इस पॉइंट पर सब क्या हो रही है, कन्वर्ज होती है, इकट्ठी हो गई ना यहाँ पर इस होल पे, तो यहाँ पे क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज होके वो फिर डाइवर्ज हो रही है। तो इसका तो अंदर क्या है, अंदर क्या होगा, कौन कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस, अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम कहाँ है बार बार डायग्राम बनाने मुश्किल होते हैं, तो हम पहले देखो क्या हुआ, ए डायग्राम देखो, ए में सब रेज इंसिडेंट रे आ रही हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ F2 पे सब कन्वर्ज हो गई, फिर इसके बाद फिर आगे जो है वो डाइवर्ज हो रही है ना, यहाँ पे F2 पे सब कन्वर्ज हो गई और फिर आगे निकल रही है। तो हमारा जो है यही होगा, यहाँ कन्वर्ज हुई, इस पॉइंट पे जो मैंने मार्क किया कन्वर्ज हुई यहाँ पे, फिर आगे निकल रही है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो कह रहा है नीचे में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। और एक कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ प्लस 25, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का साइन क्या होता है हमेशा, मैंने अभी बताया था ऊपर, focal length of convex lens is always पॉजिटिव होती है, तो उसकी पावर भी क्या होगी, सो इट्स पावर इज आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि पावर क्या होती है, इज इक्वल टू 1/f, तो f पॉजिटिव है तो p भी पॉजिटिव। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस है -4 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होती है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा है सी में, ये भी नहीं हो सकता। अब कॉन्केव लेंस है -4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ, अब बताओ तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर क्या हुआ, तो 8th, तो आपका आंसर जो कंफर्म्ड है वो ये, ठीक है, हैविंग फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे -4 है तो फोकल लेंथ भी क्या होनी चाहिए थी, ये -0.25 होना चाहिए था, कॉन्केव लेंस की माइनस होती है, तो आपका आंसर ए है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। कैसे, फोकल लेंथ क्या होती है 1/पावर, तो 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25 मीटर, है ना, 1/4 को डिवाइड करो तो ये आएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी दिस इज पॉजिटिव है
दिस इज आल्सो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, जबकि ये नेगेटिव है यहाँ पे, ये पॉजिटिव ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ -0.25 होता तो ठीक। ओके, चलो केयरफुल रहना है आंसर चूज करने में, कोई आंसर बहुत मिलता जुलता भी हो सकता है कभी कभी। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, हाँ, कोई एक रियर व्यू मिरर है जो व्हीकल्स में फिट होता है, मालूम है आपको, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है रियर व्यू मिरर की। तो कौन सा मिरर यूज करते हैं रियर व्यू मिरर? रियर व्यू मिरर हम हमेशा, रियर व्यू कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है? रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, ये मिरर कौन सा होता है, कौन सा हम यूज करते हैं? कॉनकेव, कौन सा सॉरी, कौन सा यूज करते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। और इमेज हमेशा क्या बनती है इसकी, साइज ऑफ इमेज कॉन्वेक्स मिरर की, चलो वो दिखा देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर भी देख लो दोबारा से। कॉन्वेक्स मिरर में साइज ऑफ इमेज क्या बनती है, बी डायग्राम में देखो, इज डिमिनिश्ड इमेज है ना। डिमिनिश्ड इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज छोटा है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लिखें, अगर हमें कोई के रीजन भी दो तो हम क्या लिखेंगे, नहीं तो हम सिंपल भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, m होता है h डैश अपॉन h, मतलब h डैश इज ऑलवेज लेस देन h होता है। तो इसका मतलब दिस इज ऑलवेज, ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर छोटा है तो इसलिए दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आपका 9th का आंसर क्या होगा, इज लेस देन 1, ठीक है। चलो अब 10th क्वेश्चन देखो, रेज फ्रॉम सन, अब ये वाला करते हैं, रेज फ्रॉम सन कवरेज, रे जो है कुछ सन से आ रही है, कन्वर्ज हो रही है एट ए पॉइंट इतने सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हमने देखा कॉनकेव मिरर में रेज, पैरेलल रेज आती हैं तो वो कन्वर्ज होती हैं, कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, एट 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कन्वर्ज कहाँ होती है, कन्वर्ज एट फोकस, फोकस पे। इसका मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ क्या होगी, कन्वर्ज एट इतने सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो इसको तो मिरर से 15 सेंटीमीटर पे है, इसको तो फोकल लेंथ क्या होगी 15 सेंटीमीटर। साइन क्या होगा, कॉनकेव मिरर है नेगेटिव, ठीक है, -15 सेंटीमीटर हो गया। वेयर वो कह रहा है ऑब्जेक्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्ले, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें सो दैट इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या हो, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, यू निकालना है आपको, क्या निकालना है, वेयर द ऑब्जेक्ट का साइज दैट इमेज का साइज डबल हो, सच दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू, उसके कहाँ रखना है, जहां पे एच डैश इज इक्वल टू एच हो, साइज ऑफ इमेज। अब आपको बच्चों कहाँ पे, कॉनकेव मिरर में एक ही केस होता है जब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं, कब, व्हेन, ये कब होता है, एच डैश इज व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at center of curvature। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है कॉनकेव मिरर के, तभी देखो आपको दिखा देता हूँ, कॉनकेव मिरर है ना ये रहा, तो ये वाला सी वाला साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होती है, जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और साइज जो है इक्वल होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब
ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इसका मतलब यू क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में 2f। 2f मतलब 2 इंटू 15 या -15, तो -30 सेंटीमीटर पे रखेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। कितनी दूरी पे? 30 सेंटीमीटर पे। 2f पे रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f, है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। बी आंसर होगा। सॉरी, आपका आंसर क्या होगा इसमें? बी इज योर 10th का आंसर। क्या होगा बच्चों? 30 सेंटीमीटर मीन्स बी। बी इज द आंसर। ओके, अब आप अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम जो है ना धीरे धीरे करेंगे, समझ के करेंगे, रीजन के साथ। ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर याद करेंगे हिस्ट्री की तरह तो फिर कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा थोड़ा बदल के भी दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, पता नहीं कैसा आएगा। तो हमें क्लियर होना है दिमाग में, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। A full length image of a distant tall building can definitely be seen by, हाँ, कौन सा मिरर है जो फुल लेंथ इमेज दिखाएगा? कॉनकेव मिरर दिखाएगा, कॉन्वेक्स मिरर दिखाएगा, प्लेन मिरर बताएगा, या बोथ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स? कौन सा मिरर है जो फुल लेंथ इमेज बताएगा? 11th क्वेश्चन। हाँ, तो फुल लेंथ इमेज मतलब कहीं भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी इमेज हमेशा, कहीं भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो और उसकी इमेज हमेशा दिखती रहे, वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तभी तो हम इसको यूज करते हैं। क्यों? एज रियर व्यू मिरर ऊपर किया था, क्योंकि ये कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज हमको दिखाएगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज रियर व्यू मिरर। गाड़ियों में पीछे जो भी है सब दिखेगा हमको। छोटा दिखेगा कोई बात नहीं, पर दिखेगा जरूर, पूरा दिखेगा, आधा अधूरा भी। ओके, अब टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट्स। अब हेडलाइट किसकी? गाड़ियों की, जिसमें बल्ब कहाँ रखते हैं? टॉर्चेज में, सर्च लाइट में। क्योंकि बल्ब कहाँ रखेंगे? ताकि उसकी लाइट इसलिए चाहिए, टॉर्च क्यों चाहिए? लाइट दूर तक जाए, दूर तक हमें दिखाई दे। सर्च लाइट है, टॉर्च, हेडलाइट, ताकि दूर तक हमें दिखे। दूर तक कब दिखता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, या बल्ब कहाँ रखेंगे हम? फोकस पे रखेंगे तो रेज जो है पैरेलल दूर तक जाती हैं, तो वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। जो उसमें मिरर लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर मीन्स क्या लगा होता है उसके अंदर? ये रिफ्लेक्टर क्या होता है उसमें? कॉनकेव मिरर। तो ये तो कॉनकेव मिरर का एक यूजेज है ना, तो कॉनकेव मिरर होता है। तो आंसर क्या होगा आपका 12th का? फोकस पे रखेंगे और हमको दूर तक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी और दिखेगा, है ना? तो कॉनकेव मिरर का को तो देख लो, दिखा देते हैं दोबारा से। आपको क्या दिखाना है? कॉनकेव मिरर, सॉरी, कॉनकेव मिरर हम आपको दिखा देते हैं। कॉनकेव मिरर, तो इसमें देखो कौन सा एग्जांपल देखोगे आप कॉनकेव मिरर में? आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो ये आपका ई वाला, देखो ऑब्जेक्ट ए बी इज एट फोकस और इमेज कहाँ बन रही है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट एट इंफिनिटी लिखा ना, मतलब दूर बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है? मतलब रेज बहुत दूर तक चलती जा रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यही हमें चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर। किसके लिए होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, या ऑल मिरर्स इज रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। तो हमारा आंसर क्या होगा? हर मिरर्स के लिए होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मिरर के लिए नहीं होते। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
सभी मिरर्स के लिए होते हैं, प्लेन मिरर भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। अब द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर, जो ये क्या है, ये कोई स्लैब है बना हुआ है, इसके आसपास एयर है। अच्छा, कमिंग फ्रॉम एयर पासिस थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब ट्रेस बाय 4 स्टूडेंट। अच्छा, 4 बच्चों ने ट्रेस किया कि ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये इमरजेंट रे है, उन्होंने ट्रेस की। अब कौन से बच्चे की ठीक है, ए बी सी डी में से देखो, इंसिडेंट रे आई, ये फर्स्ट ए में क्या दिखा रहा है, इंसिडेंट रे आई, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वो सीधी रही या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रिफ्रैक्शन पर बेंड होती है। ओके, तो बी में क्या है, ये बेंड हो रही है, बेंड होके फिर ये इमरजेंट रे आई, ये इमरजेंट रे है ना, इसे दोबारा लिख देते हैं, इमरजेंट रे। और ये क्या है, ऊपर वाली इंसिडेंट रे है, बीच वाली रिफ्रैक्टेड है, ये इंसिडेंट है, और ये बीच वाली होती है रिफ्रैक्टेड रे। और हमें पता है ग्लास स्लैब में क्या होता है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमरजेंट रे। तो अब देखो, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमरजेंट रे किस केस में आ रहा है, फर्स्ट में नहीं हो रहा, ये तो सीधी सीधी जा रही है, इसमें भी नहीं हो रहा, ये रे तो इंसिडेंट रे ऐसे है, ये ऐसे जा रही है, पैरेलल नहीं है, इसमें भी नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, इन ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे is parallel to emergent ray, तो आंसर क्या होगा, बी, इसी में हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, बी, 14th का आंसर बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चन हैं, हम कर लेते हैं 2-4 और क्वेश्चन, और फिर बाकी कल करेंगे। आपको मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको हिम्मत बने, जो बच्चे हिम्मत नहीं करते हैं न्यूमेरिकल्स करने की, उनको भी हिम्मत बने कि बहुत मुश्किल नहीं होता, कोशिश करने से सब कुछ मिलता है, कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, बहुत मुश्किल नहीं होता, ना समझ आए दोबारा पढ़ो बुक में से। ओके, अब आपको यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन, आपको 4 चीजें दी हुई हैं, ठीक है। इन विच ऑफ दीज मीडिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड, अब किसमें बेंड सबसे ज्यादा करेगी, किसमें बेंड सबसे ज्यादा करेगी, आपके पास ये 4 चीजें दी हुई हैं। अब इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्टेड रे किसमें ज्यादा होगी, आपके पास क्या है, केरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन। तो इसका क्वेश्चन का बच्चों क्या होगा, आपको इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने पड़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका क्या होता है, तो आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। आर बढ़ेगा, आर कब बढ़ेगा, आई तो सबका सेम है, एंगल आई, क्योंकि ठीक है ना, इन विच ऑफ दीज मीडिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल, सेम एंगल पे है ना, एंगल आई इज सेम फॉर ऑल, आई सेम है, तो आर किस किस केस में होगा, तो म्यू क्या होता है, म्यू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो अब जिसका जब आर बढ़ेगा तो म्यू क्या हो जाएगा,
आर बढ़ने का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर वो पूछ रहा है बेंड किस में ज्यादा होगी, मतलब बेंड होने का मतलब है आर ज्यादा होना, है ना। ये लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसे ये नॉर्मल है, तो वैसे तो सीधी जानी चाहिए थी, अब वो बेंड हो रही है, तो जितनी ज्यादा बेंड करेगी, जितना ज्यादा बेंड करेगी उसका आर क्या होगा, आर विल बी लेस, है ना। तो क्या है, मोर बेंडिंग मीन्स लेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, लेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस केस में होगा, आर किसका कम होगा, तो जितना आर कम होगा उतना म्यू क्या होगा, म्यू जो है ज्यादा होगा, म्यू लेस आर मीन्स लेस एंगल ऑफ आर मीन्स मोर म्यू, मोर वैल्यू ऑफ म्यू। तो आप देख लो किसका म्यू ज्यादा होता है, जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा वो आंसर होगा, अगर ग्लिसरीन का होगा तो ग्लिसरीन होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा तो क्या, पानी का तो 1 होता है, बाकियों का आप चेक कर सकते हो, तो आप जो है इसमें से आंसर देख लो, ग्लिसरीन होगा, ग्लिसरीन का सबसे ज्यादा, ठीक है। तो वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन है, ग्लिसरीन है। अब देखते हैं हमारे पास टेबल होगी तो देखो, तो देखो ग्लिसरीन का लिखा हुआ है इसमें केरोसिन का 1.44, ग्लिसरीन नहीं, तो बच्चों ग्लिसरीन का सबसे वो होता है, तो आपको ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहो बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और करेंगे, न्यूमेरिकल्स जितना हो सकेगा कवर करेंगे, ठीक है बच्चों, एंजॉय करो और पढ़ाई भी करो, ओके बाय।